के एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। 3 दिन का गैप फिर आ गया। मैं डैलस से न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल कर रहा था बाई रोड। सबसे पहली खबर तो मैं ये दूंगा कि भाई फाइनली ट्रम्पर्स हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, उन्होंने भी फाइनली मास्क पहन लिया। मैं पूरी रेड स्टेट से गुजरता हुआ आया हूँ, आर्कनसा से, टेक्सास से लेके आर्कनसा, फिर टेनेसी 600 माइल, बहुत तवील तरीन रास्ता है वो, फिर वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। तो जहाँ जहाँ मैं उतरा, पहले जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे मास्क लगाए देखकर लोग हैरत कर रहे थे। अब वापसी में एक जगह मैं मास्क लगाना भूल गया जल्दी में उतरते हुए, तो मुझे लोग हैरत से देख रहे थे। 99.9% लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। देखिए, पहली तो खबर यही है कि जी थैंक्स गिविंग की छुट्टी के बाद जो नई रिपोर्ट्स आई हैं कोरोना केसेस की, वो अबव 200,000 है। उसमें कहा यह जाता है कि जी एवरेज 100,000 ही है कि लास्ट 10 डेज़ में जो 15 डेज़ में आ रहा है। 2 दिन छुट्टी रही तो जो 20 स्टेट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कोविड का नंबर जो है, और 2000 से ज़्यादा डेथ हैं। इसमें जो सबसे सीरियस बात है, एक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की मेडिकल साइंटिस्ट हैं मिस वैन, उन्होंने कहा है कि जी नोबडी नोज कमिंग डेज जो सर्दियों के हैं उसमें क्या सिचुएशन होगी। कुड बी डाई मोर 3,000, 4,000, 5,000 पर डे। और उनकी गुफ्तगू को दूसरे साइंटिस्ट ने तस्दीक की है और कहा है कि वो ठीक कहती हैं, ऐसा पॉसिबल है। फौरी तौर पे तो देखें, वैक्सीन ये है कि आप मास्क लगा कर रखें। मैं इसमें ये बताता चलूँ कि मेरे अपने घर में 2 लोगों को हुआ, अल्लाह ताला ने रहम किया। फिर मेरे एक बचपन के दोस्त इस वक्त कराची में वेंटिलेटर पे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि उनके एक भाई यहाँ शिकागो में रहते हैं, बहुत बड़े आईटी के कंसल्टेंट हैं। उनके दूसरे भाई जो बहुत हायर एजुकेटेड हैं, वो भी कंसल्टेंट हैं आईटी बिजनेस में, वो कनाडा में रहते हैं। तो उनका छोटा भाई जो शिकागो में रहते हैं, मुझसे कहने लगे कि अफाक भाई, सबसे दर्दनाक बात यह है कि हमारे तो ताल्लुकात हैं, वो खुद बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड हैं और उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिगेडियर से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ कहलवाया, तो मेरे भाई को एक उस हॉस्पिटल में एडमिशन मिला जहाँ हम नहीं चाहते थे। हमने आगा खान ट्राई किया मगर वहाँ नहीं मिल सका। तो बहरहाल जब मैंने यहाँ कोशिश की, मुझे तरीक़ेकार पता था कि आगा खान हॉस्पिटल में कैसे मुमकिन है। तो जिन साहब को मैंने कांटेक्ट किया, उनकी वाइफ बहुत सीनियर पोजीशन पर वहाँ रही हैं, मगर अब तो वो यहाँ रहते हैं, मगर उन्होंने उसका इंतज़ाम कर दिया। उसकी वजह मैं नहीं बता सकता कि वो अजीब सा हो जाएगा। तो दिलचस्प बात यह है कि ये आगा खान हॉस्पिटल जो है, जब ये बना तो इसका इनाग्रल से पहले ज़ियाउल हक ने इसका इनाग्रल किया था। तो इस पर एक बहुत डिटेल फीचर मैंने बनाया था मशरिक़ अखबार के लिए। और अच्छी मुझे खुशगवार याद है वो कि 90s में मैं पाकिस्तान गया, मेरी वालदा बहुत बीमार थी, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। तो मुझे लोगों ने पहचान लिया और मुझे एक डॉक्टर, अब तक याद है, डॉक्टर सरवत अतीक, मुझे अपने रूम में लेके गए ख़ास तौर से। तो उन्होंने वो फीचर जो है बहुत बड़े फ्रेम में बनाकर, 2 सफ़े थे वो, तकरीबन अखबार के पूरे 2 सफ़े थे, तो वो उन्होंने अपने ऑफिस में लगाया हुआ था। वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे वहाँ उस वक्त, अब मुझे नहीं पता, और यहीं अमेरिका से वो पढ़ कर गए थे। तो तलत तैयब जी डायरेक्टर होती हैं, अब नहीं पता मुझे, 7-8 साल से पब्लिक रिलेशन की, उस वक्त पब्लिक रिलेशन मैनेजर हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे पूरा टूर करवाया था और सारी मालूमात उनके थ्रू 2-3 दिन लगे थे। तो उन्होंने मुझसे एक बात की थी कि ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस हॉस्पिटल में मेरिट काम आएगा। मगर जिस तरह से मेरिट पाकिस्तान में टूटा, तो सारा मेरिट वहाँ भी ख़त्म हो गया, जो बहुत ऑब्वियस है। जब इदारे सब टूट गए हों तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और एक डिपार्टमेंट कैसे महफूज रह सकता है। लोग फ़ौज के बारे में कहते हैं, मैं नहीं मानता कि वहाँ पर भी अब ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ऑर्गेनाइज है, मुनज़्ज़म है और डिसिप्लिन्ड है। आई डोंट थिंक सो 100% पर। बहरहाल मैं गुफ्तगू को दूसरी तरफ टर्न नहीं देना चाहता। तो वो कहते हैं कि देखें, हमारे तो ताल्लुकात हैं, एक आम गरीब आदमी का क्या होता होगा जो मर रहा होगा, जिसे दवा भी नहीं मिल सकती, जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। मगर जब मैंने आगा खान हॉस्पिटल से बात कर ली और हो गया कि आप ले जाइए, तो उस वक्त तक मेरा दोस्त वेंटिलेटर पे जा चुका था। बहुत इंजीनियर है वो, बहुत पढ़ा लिखा, मेरे बचपन की बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों बातें, यादें
ہم نے بہت سارا ٹائم ایک ساتھ گزارا. اللہ تعالیٰ اس سے صحت دے, زندگی دے. میں آپ سب سے بھی دعا کروں گا کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں. میرے ایک اور دوست مختار عاقل لودھی بہت ہی قریب دوست رہے, کراچی بار ایسوسیشن کے صدر بھی رہ چکے, حیدرآباد سے تعلق رکھتے تھے. میرے ایک دوست ہیں توحید, وہ بھی میرے بچپن کے دوست ہیں, اور مجھے جرنلسٹ بنانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے, وہ پھر کبھی میں سناؤں گا. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ عاقل لودھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو لوگ حیدرآباد سے کراچی میں موو ہوئے ان کی خبر لینے خود پہنچا کرتے تھے, اور سرجانی ٹاؤن سے لے کر جہاں جہاں پتہ چلتا تھا وہ لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے, اپنے پرانے لوگوں کو یاد رکھتے تھے اور خود رابطہ کرتے تھے. وہ بھی کووڈ میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریب رحمت کرے اور اپنی بیسٹ پلیس جنہ میں کہیں جہاں بھی جگہ بنتی ہو انہیں دے. آمین ثم آمین. اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف اپنے. میں جب 30 گھنٹے ڈرائیو کر کے نیو یارک پہنچا تو میں نے واٹس ایپ کھولا, تو ایک تو واٹس ایپ میں میرے پاس اتنے گروپس ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ایڈ ہیں کہ اگر آج 10-12 گھنٹے واٹس ایپ نہ کھولو تو اسے میسیجز دیکھ کے ہوش کھو بیٹھتا ہوں کہ میں کروں تو کیا کروں. تو بہرحال میرے ایک پاکستان کے ایک انتہائی سینئر ڈپلومیٹ جو بہت نون ہے, ورلڈ میں نون ہے کہنا چاہیے, ان کے ساتھ اتفاق سے ایک سابق وفاقی سیکرٹری اطلاعات پاکستان کے, دونوں کا میسیج مختلف اس میں ٹائمنگ میں مگر بالکل ایک جیسا. ڈپلومیٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ بائیڈن کی ٹیم میں 3 انڈین ٹاسک فورس میں ہے کرونا کی, 3 کو چیئر ہیں, یہ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو کونسلیٹ میں, ایمبیسی میں, گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے, کمیٹی کے سامنے پھڑے مارتے ہیں, شیخیاں بھگاتے ہیں اور غرور و تکبر دکھاتے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ بھی 5 مقدمات سے فارغ ہوئے ہیں, 5 نئے مقدمات تیار کر رہے ہوں گے. ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹنے سے انہیں فرصت نہیں ملی. وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے جسے خواتین ڈاکٹرز ممبر اپنا کی جو ہیں ہراسل ان چیف کہتی ہیں. اس کا تو یہ حال ہے کہ وہ کسی سے آگ بھی ملائے تو اسے سو کی دھمکی دے دیتا ہے. جو میری اطلاع کے مطابق اپنا کی ایک گریونس ایتھکس کمیٹی ہے, اس کو بھی اس نے بالواسطہ طور پہ مقدمے کی دھمکی دی. ایک واشنگٹن میں ڈاکٹر ہیں, انہوں نے تو مجھے خود سنایا کہ کیسے انہیں فون کر کے اس نے مقدمے کی دھمکی دی, اور مجھ جیسوں کو تو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتا, کہتا ہے ایک نوٹس بھی مار نہیں ہے تو. تو اس پر ایک انہی کے شہر کے ایک ڈاکٹر دوست نے, جو میرے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے کمال تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی تصویر دیکھیے پروفائل پر فیس بک کے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ پاکستان میں سوراب کی سائیکل رینٹ پہ لے کے چلایا کرتا تھا. اب ہائی برانڈڈ کاروں کے ساتھ تصویر کھڑے ہو کے تصویر بناتا ہے, ایسے ٹیڑھی ہو کے ایسے ٹیڑھی ہو کے, اور پروفائل پہ بدل کے لگاتا ہے. تو اس سے اس کی ایجوکیشن, اس کا مینٹل لیول, اس کی میچورٹی, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ سب کچھ پتہ چلتا ہے. تو اس کی باتوں کو برا کیوں مانتے ہیں؟ اب سنا ہے وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہے, تو وہی امریکن پالیٹکس بھی کرتا ہے, اور اس جیسے ہی زیادہ تر لوگ ہیں. تو اس کی بیچارے کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک بار کیپٹل ہل پر کوئی چھوٹا سا فنکشن کیا ان لوگوں نے, تو مجھے صبح فوزز اٹھایا کہ افاق بھائی پاکستانی میڈیا کے رپورٹر جو ہیں میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, مجھے بات ہی نہیں کر رہے ہیں, تو پلیز کال کر دیں. میں جب اتنا جانتا نہیں تھا میں نے کال کر دی. اس کے بعد ابھی مجھے پچھلے دنوں کچھ رپورٹر نے بتایا کہ ایک اور فنکشن ہوا, تو وہاں باقاعدہ آواز دے کے بلا رہا تھا کہ بھئی میں بھی ہوں یہاں پر, پاکستان میں بھی چھپتا ہے پیسے خرچ کر کے, اور اس کے لیے مشہور ہے کہ جس چینل پر نظر آ جائے تو سمجھ لیں $200 سے $300 دیے ہیں, یا کسی اخبار میں چھپا ہوا ہو. تو میرے پاکستانی بہت بڑے میڈیا کے ایک رپورٹر کے میں بہت احترام کرتا تھا, بہت زیادہ, کہ وہ جتنے پیسے ملتے ہیں, اور یہ پاکستانی میڈیا یہاں کیا پیسے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے, کہ واشنگٹن جیسے شہر میں جو دنیا کا پالیٹکس کا ہب ہے, جہاں پر اپارٹمنٹ کا رینٹ $1800 سے $2000 ہے, اس کی تنخواہ جو ہے وہ آدھا رینٹ بھی افورڈ نہیں کرتی. تو اس کے ویڈیو میں نے اس کی ایک رپورٹ میں ان صاحب کو دیکھا, ہراسل ان چیف کو,
तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फौरन पढ़ लिया कि भाई भी गए। क्या करें कि वो कौसर नियाज़ी का शेर है कि ताब के दर्द की दवा करते, मर न जाते तो और क्या करते। ये देखें जो अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आपको दिक्कत, पहले तो ये ध्यान रखें डॉक्टर्स के बारे में, ये जो डिप्लोमेट ने पूछा या मेरे सेक्रेटरी तलाब जो साबिक हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो उनके जो संजीदा जवाब है पहले तो ये कि देखें ये जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं ना, ये पूरी दुनिया में इंडियंस भी यहाँ ऐसे हैं, ये जो टास्क फोर्स में कोरोना की इंडियंस हैं, ये बॉर्न रेज ग्रो एजुकेट इन अमेरिका हेयर। तो डिफरेंस साफ पता चलता है। ये जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं इंक्लूडिंग माई साहब, हम तो रोटियों और बोटियों के चक्कर में होते हैं। बचपन में 2 बोटियाँ मिली होती हैं हमें, तीसरी बोटी बहन की प्लेट में से, अथॉरिटेरियन होते हैं ना हम, तो बहन की प्लेट से खींच लेते हैं। तीसरी बोटी अगर ज़रूरत उससे ज़्यादा दिल चाह रहा हो तो बहनें रोती रह जाती हैं। तो यहाँ बारबीक्यू करते हैं या फिर अपनी ताकत का इजहार करते रहते हैं। और ये अपना तो बनाई भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का माइंड सेट है, जो थाट प्रोसेस है वही इनका है। ये उससे ज़्यादा बेचारे सोच भी नहीं सकते। तो इनसे तवक्को करना एक बेवकूफ़ी की बात है, और जितना कर रहे हैं ये भी बहुत है। और फिर ये लोग जैसी कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान में सियासतदानों से और इस्टेब्लिशमेंट से दोस्तियाँ करते हैं। दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि एक पाकिस्तानी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स करते हैं, फ़ंड देने के लिए मशहूर हैं। अच्छा, जितने लोग हैं हमारे पाकिस्तानी सिर्फ फ़ंड देते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और अपने ज़ाती ताल्लुकात बनाते हैं। एक मेजर ओवन हुआ करते थे, बहुत लॉन्ग टर्म कांग्रेसमैन थे बुकलिन को न्यूयॉर्क से। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे इंटरव्यू में, इंतकाल हो गया उनका, उन्होंने मुझसे कहा था कि पाकिस्तानी मुझसे जब मिलते हैं ना, तो अगर 10 आते हैं तो 9 एक एक करके मेरे पास आके बताते हैं, बाकी 9 को मैं लेकर आया था। और अगर किसी काम को कहते हैं तो अपने बेटे, अपनी बेटी या अपने किसी अजीज़ तरीन साथी की नौकरी की बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, सिटी में, इधर उधर। इसके अलावा इन बेचारों को कुछ भी नहीं आता। तो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, अमेरिकन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तान गए पिछले दिनों, जाके ISI की चीफ से मिले। तो यहाँ जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं पाकिस्तानी जैसे, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के गिर्द घूमती रहती हैं ना, कि यहाँ एक कर्नल बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में उसने 2 जंगजू छोड़े हुए हैं साफ़ी बना के। उनसे पहले वो ब्रिगेडियर ने इंट्रोड्यूस किया था। कुछ वाशिंगटन एम्बेसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन में भी एक बैठा हुआ है। तो ये ग्रुप बना के कम्युनिटी को लड़ा के रखते हैं, तो कहेंगे ये मुत्तहद ना हो जाएं, इनके दरमियान कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए, ये पाकिस्तान के लिए इशू ना खड़ा कर दें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, सिविल राइट्स के हवाले से और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से। तो भाई साहब वहाँ मिल गया, जैसे ही यहाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो रोक लिया गया, घंटों पूछगिछ हुई और फ़ोन रख लिया। 8 महीने तक उसकी चेक करते रहे। शरीफ आदमी है, नाइस आदमी है, शौकीन आदमी है, जो सारे होते हैं हम लोग। तो ये इन लोगों के हालात हैं। तो हमारी जो भी सेकंड जनरेशन है वो भी उनसे भी ज़्यादा तवक्को ना की जाए, क्योंकि हम पॉलिटिकली बहुत वीक लोग हैं, हमारी कोई तरबियत नहीं है ना, तो हमारे बच्चों में भी नहीं है। इंडियंस जो हैं, अगर आप गौर करें, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से और मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से पॉलिटिकल साइंस में आगे आ रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं और दूसरे इदारों में जा रहे हैं। पाकिस्तानी बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जो जितना जहन होगा उतनी जल्दी डॉक्टर बनेगा। मेरे अपने अराउंड में जितने बच्चे हैं 90% डॉक्टर बन रहे हैं। और तो इससे ज़्यादा मैं इस पर क्या आप लोगों को बताऊँ। ये और फिर दूसरी ये कि जितने भी आप पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन पाकिस्तानी मीडिया पे देखते हैं, उनका अमेरिकन पॉलिटिक्स से बुनियादी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को दिखा के कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसे एक सीनियर डिप्लोमेट थे पाकिस्तानी, जो अब कहीं एम्बेसडर हैं। अभी 1.5 साल पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, 2 साल पहले। मैंने कहा ये जो बंदा आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं काकस के खेल में, आपको अंदाजा है क्या चाहता है? कहना हम पता है, ये 100-200 मिलियन के ठेके चाहता है पाकिस्तान में, परमिट चाहता है कोई इसलिए की डील में, इधर उधर में। हम इसे 4-5 मिलियन का कोई काम देंगे, फारिग कर देंगे, 3-4 साल इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत हमें भी है और इंडियंस भी ये करते हैं। ये हमारी मजबूरी भी, उसे हमारी मजबूरी का पता है। वो पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह अपने आप को पेश कर रहा है, हम सब समझते हैं सारी बातों को। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन को जानता हूँ जो एक सेनेटर को दिखा के आसिफ जरदारी के दौर में एनर्जी पावर प्लांट भी लिया। फिर सुना है एक डील उनके करीब तरीन लोग बताते हैं, सच झूठ का मुझे नहीं पता, कि $32 मिलियन बनाए उन्होंने। अब वो सेनेटर सुना क्या है कि वो सेनेटर दोबारा वजीर बन गया है बाइडन कैबिनेट में। तो अल्लाह रहम करे, अब मजीद क्या लेना है।
वैसे कम्युनिटी में कोई रूल्स नहीं। देखें, अमेरिकन पॉलिटिक्स में जब तक आपके साथ हेड नहीं है, आपकी मनी काम नहीं आएगी। और हेड जमा करना एक फ़न है। अच्छा, पाकिस्तानियों में माशाल्लाह से एक अमेरिका की तरक्की सबसे पहले समझ लें वो कैसे है। अमेरिका की तरक्की शुरू होती है जब इनका इन्वेस्टमेंट विंग, इनका इंटेलेक्चुअल विंग और इनका लेबर विंग तीनों एक जगह जमा होते हैं। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखते हैं ना आप, ये अमेरिकन ईजाद की है, इसमें इन तीनों का हाथ है। इंटेलेक्चुअल विंग जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है, इन्वेस्टर अलग से आता है और फिर लेबर आती है, तो तीनों मिलते हैं तो फिर तरक्की शुरू होती है। हमारे पाकिस्तानियों का इशू ये है कि जिसके पास पैसे आ गए हैं उसी की अकल है, फिर उसी के हाथ हैं, सब कुछ उसी का है, तो अकेले लगे रहते हैं। तो ये नई जनरेशन तो रोटियों, पुरानी जनरेशन तो रोटियों बोटियों में फंसी हुई है। नई जनरेशन जो है ये हम कंजर्वेटिव हैं तो हमारे बच्चे भी कंजर्वेटिव हैं, तो ये अभी आगे नहीं बढ़ सकते। मिसाल के तौर पे इंडियन लड़कियाँ भी वाइन ले लेंगी किसी पार्टी में, हमारी तो तौबा तौबा शुरू कर देंगी ना, फ़ौरन के फ़ौरन। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेट को फेवर करते हैं पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं और दूसरे भी, मगर बेयर नहीं बेचेंगे, एबॉर्शन से शदीद मुखालिफ हैं, गेयरिज्म के शदीद मुखालिफ हैं, मगर वोट डेमोक्रेट को देंगे। क्यों? कि इमिग्रेशन के इशू पे डर गए, खुदा न खासा निकाल न दें रिपब्लिकन आके। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। रिपब्लिकन कितने हम्बल हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ। मैं अब रेड स्टेट में रहता हूँ गुज़िश्ता 7 माह से। मैं उनकी वज़ादारी मैं आपको बताऊँगा किसी वक्त फुर्सत से। लेकिन अभी इलेक्शन हुआ तो आपने नोट किया कि पाकिस्तानी मीडिया ने सिर्फ ये गुफ्तगू की, या तो यहाँ का जो तमाशा लग रहा था छोटा मोटा, डोनाल्ड ट्रंप जो लगा रहे थे उसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था। दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा। भाई आपको सबको पता है कि डेमोक्रेट आएंगे तो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के हवाले से, सिविल राइट्स के हवाले से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से आप पे दबाव बढ़ेगा। जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि डेमोक्रेट आते हैं तो डू मोर का मुतालबात आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि आपकी डेमोक्रेसी झूठी है, आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहते। अच्छा, फिर पाकिस्तानी में असल में मसला आप लोग हैं। अब वो मैंने भी खबर पढ़ी कि आसफ जरदारी भुट्टो को लॉन्च किया जा रहा है पॉलिटिक्स। मतलब फिल्मी हीरोइनें लॉन्च की जाती है ना। पहले एक लॉन्च की गई मरियम, ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना कभी पॉलिटिक्स में कोई काम किया, डायरेक्ट नायब सदर है। आप लोग और हम लोग तो ये भी नहीं सीखना चाहते कि इब्राहिम लिंकन से लेकर बाइडन तक की, अगर बाइडन तक की ज़िंदगी को पढ़े, मतलब कहीं से उठा ले तो कहाँ से ग्रॉस रूट से शुरू होते हैं। सिर्फ अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर मिडिल क्लास के लोग जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। बाइडन को देख लें, या जो बाइडन की टीम में लोग हैं ना, कि 2 तो यहूदी ना, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना दोनों, इनका बैकग्राउंड पढ़ें। मैंने बर्नी सैंडर पे भी पिछले दिन रिपोर्ट्स रिटर्न में दी थी, उसका बैकग्राउंड पढ़ें कि ये लोग कैसे ग्रो करते हैं। वो कहते हैं कि जी अब इनकी डेमोक्रेसी को 300 साल होने वाले हैं तो हमें टाइम लगेगा। अरे भाई, इन्होंने तो याद किया है सब कुछ ना, आप इजाद थोड़ी करने जा रहे हैं, आपने तो कॉपी करना है, तो आप कॉपी करने को तैयार ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते क्या है, जहाँ पर अमीर उमरा लूट मार करने वाले वो गरीबों के हुकूक की जद्दोजहद लड़ते लड़ते इंतहाई अमीर हो जाते हैं। अच्छा, गरीबों का मसला क्या है कि वो अमीर को देखकर खुश होता है, वो एक नशा उसे कि मैं जैसा बनूं, तो वो अपने जैसे गरीब आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। और ये सिलसिला कंटिन्यू है कि उमरा आते हैं, वो आपके हुकूक की जद्दोजहद करके और अमीर हो जाते हैं, आप मज़ीद गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये इसमें पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ की पॉलिटिक्स में। मैं उस पर इंशाल्लाह कल आपसे बात करूँगा और बहुत डिटेल से करूँगा कि ये पाकिस्तानी मीडिया यहाँ कर क्या रहा है। आज के लिए इतना, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। कल आपसे दोबारा बात होगी इंशाल्लाह, ऑन टाइम होगी।